नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रकाश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सक्रीशन से संबंधित जानकारी ली थी। उसके फर्स्ट पार्ट को हमने डिस्कशन किया था। यहाँ हम उसी टॉपिक एक्सक्रीशन का सेकंड पार्ट डिस्कशन करना चाह रहे हैं। उसी के अंतर्गत हम यहाँ जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। सेकंड इसके अंदर जो टॉपिक रहेगा वो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। थर्ड जो स्टेप इसके अंदर रहेगा वो होगा रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यहाँ एक एक करके इन टॉपिक को डिस्कशन करते जाएंगे। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के अंदर देखेंगे यहाँ पर। तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहले हम इसकी बेसिक जो 3 स्टेप है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि किसी भी यूरिन फॉर्मेशन के लिए आपको 3 बेसिक स्टेप चाहिएंगे। सबसे पहला स्टेप इसके अंदर रहेगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें ब्लड को छाना जाता है ग्लोमेरुलस के थ्रू। दूसरा स्टेप इसके अंदर रहता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट से जो छना गया जो पार्ट फिल्ट्रेट जिसे हम कहते हैं वो अलग अलग पार्ट से अलग अलग जगह से उसमें यूज़फुल जो पार्ट होते हैं वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं और फिर बाद में यूरिन की फॉर्मेशन होती है। थर्ड जो स्टेप इसका वो होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। इस ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को डायरेक्ट जो है वो यूरिन के अंदर डाल दिया जाता है। हम जो है यहाँ थोड़ा सा एक ब्रीफ रिव्यू जो है दोबारा से हम नेफ्रॉन का देख लेते हैं, यानी कि नेफ्रॉन की संरचना को एक बार दोबारा से डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने इसको डिटेल में डिस्कशन किया था, लेकिन हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के अंदर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला जो पार्ट होता है वो आगे का वो होता है मेल्पिजियन बॉडी। मेल्पिजियन बॉडी के अंदर 2 मेन स्ट्रक्चर होती है, एक इसके अंदर ग्लोमेरुलस, दूसरा इसके आउटर कप जैसी स्ट्रक्चर के रूप में बोमेन कैप्सूल। यही जो आपका यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप जो है वो होता है, जिसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। आगे का जो नेफ्रॉन का जो पार्ट है उसमें पीसीटी के बाद ये आपका लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर प्रोक्सिमल कम्युनिकेटिव टिब्यूल और लूप ऑफ हेनले की ये जो नीचे जा रही जो भुजा है, यानी कि डिसेंडिंग आर्म जो है वो एक्चुअल में यहाँ इस डायग्राम के अंदर एक ही कलर से दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम देखेंगे पीसीटी और लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग आर्म जो है वो एक्चुअल के अंदर वाटर परमिएबल होती है, यानी कि इस भाग से पानी का जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट से बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर रीएब्जॉर्प्शन होता है। इसके लिए यहाँ पर इसकी जो दीवार है पीसीटी और इस डिसेंडिंग आर्म की, वो दीवार में मौजूद एपिथेलियल सेल जो है वो वाटर के रिगार्डिंग परमिएबल होती है। फिर बाद में अपने आगे का जो पार्ट देख रहे हैं इसके अंदर लूप ऑफ हेनले का जो असेंडिंग आर्म है प्लस इसके अंदर डीसीटी जो आर्म है वो आप ब्लैक कलर से बोल्ड देख रहे हैं। इसके अंदर ब्लैक जो कलर है उससे उसको बोल्ड देख रहे हैं। एक्चुअल में ये पार्ट जो है वो आपका नेफ्रॉन का वाटर के रिगार्डिंग इम्परमिएबल होता है और जो साल्ट है उसके प्रति क्या होता है, ये परमिएबल होता है। जो हमारे यहाँ पर डीसीटी की एक और ख़ास बात कि भी यहाँ पर एक हार्मोन होता है एडीएच। उस एडीएच हार्मोन के इफ़ेक्ट से ये वाटर परमिएबल हो सकती है, लेकिन वो आगे अपने डिस्कशन करेंगे। फिर आगे का जो पार्ट इसके अंदर हमारे रहता है वो होता है कलेक्टिंग टिब्यूल। कलेक्टिंग टिब्यूल जो है वो एक्चुअल में हमारे वाटर और साल्ट दोनों के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर स्टडी करने के बाद में हम जो है यहाँ पर इन तीनों प्रोसेस को, जो यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन है, उसको एक साथ देख रहे हैं। ये यहाँ पर जो डायग्राम जो दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर एक्चुअल के अंदर हमारे जो ये येलो कलर से जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, इस येलो कलर की स्ट्रक्चर को हम जो है यहाँ पर नेफ्रॉन मानेंगे। और ये यहाँ पर इसके अंदर जो ऊपर की जो तरफ दिख रही है ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर, इसमें एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल आपको दिख रहा है। एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल के बीच में ये ग्लोमेरुलस जो आपको दिख रहा है वो दिखाई दे रहा है। और सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप जो इसके अंदर होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, उस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में एफरेंट आर्टियोल से जो ब्लड है वो आपका ग्लोमेरुलस में जाता है। यहाँ से ब्लड जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है,
छन जाता है और छनने के बाद में फिल्ट्रेट के रूप में बोमेन कैप्सूलर स्पेस के अंदर आ जाता है। तो फर्स्ट स्टेप यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस यहाँ पर पूरी हुई। बचा हुआ जो ब्लड है प्यूरिफाई होने के बाद में वो दोबारा से जो है वासा रेक्टा और पेरी ट्यूबुलर जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है उसमें पहुंच जाता है। लेकिन आप देख रहे हो कि नेफ्रॉन के आगे के भाग के अंदर ये जो एरो मार्क जो 2 नंबर स्टेप दिखाया गया है इसके अंदर, इस स्टेप के अंदर जो ब्लड छाना गया है उस छने गए ब्लड में से यूजफुल प्रोडक्ट को दोबारा से ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को अपने सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। और थर्ड स्टेप इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है वो इसके अंदर एक्चुअल के अंदर कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट शरीर के अंदर होते हैं जिनको डायरेक्ट शरीर से एलिमिनेट करना ज़रूरी है, और इतने लंबे प्रोसीजर से यूरिन के थ्रू शरीर से निकालना हानिकारक होता है। तो उनको सीधा ब्लड से जो यूरिन है उसके अंदर डाल दिया जाता है और ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होकर शरीर के अंदर चला जाता है। और जो बचा हुआ शेष जो सब्सटेंस होता है लिक्विड फॉर्म के रूप में नेफ्रॉन के अंदर, वो हमारे यूरिन के रूप में शरीर से बाहर की तरफ इसको निकाल दिया जाएगा। तो इस डायग्राम के अंदर एक्चुअल में ये तीनों स्टेप जो है वो दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। अब हम एक एक करके इन तीनों स्टेप को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो एक्चुअल के अंदर यहाँ यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप होता है, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, जिसमें ब्लड को फिल्टर किया जाता है ग्लोमेरुलस के थ्रू। लगभग जो है एवरेज ब्लड जो फिल्टर किया जाता है दोनों किडनी से अबाउट 1100 टू 1200 ml पर मिनट, यानी कि ये हमारे दोनों किडनी से ब्लड को प्यूरिफाई करने की जो है मतलब रेंज है। तो हम यहाँ थोड़ी सी आगे और डिस्कशन करें कि ग्लोमेरुलस के अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण ये प्रोसेस होती है। तो ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरी की जो दीवार है वो स्पेशली डिज़ाइन होती है इस पर्पज़ के लिए। हमने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था किस तरीके से जो ग्लोमेरुलस है उस ग्लोमेरुलस की जो दीवार होती है वो स्पेशली डिज़ाइन है एक छलनी की तरीके से जो ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। तो उसी को एक बार दोबारा से देखते हैं। ये हमारी ग्लोमेरुलस की दीवार के अंदर पाए जाने वाली 3 लेयर है। सबसे पहले इसके अंदर एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, यानी कि एक्चुअल के अंदर ग्लोमेरुलस की जो दीवार है उसकी अंदर की सतह के अंदर एक सिंगल लेयर्ड एंडोथेलियम की जो है वो आपको मिलेगी। और इस एंडोथेलियम के जो सेल है उनके बीच में आपको बड़े बड़े ये गैप दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। फिर बाद में इसके अंदर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो आपको दिखाई देगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ आपको पेडोसाइट, जो हमने पोडोसाइट के नाम से भी कई बुक के अंदर इसको लिख दिया जाता है। तो पोडोसाइट या पीडोसाइट जो है वो इरेगुलर शेप की जो ये एपिथेलियल सेल होती है जो एक्चुअल के अंदर ग्लोमेरुलस की दीवार के बाहर की तरफ मौजूद होती है, उसके अंदर भी आपको स्पेस दिखाई देगा। उस स्पेस के थ्रू जो है फिल्ट्रेट जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है। होता क्या है एक्चुअल के अंदर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है उसमें यहाँ जो ब्लड कैपिलरी है उसके अंदर आए हुए ब्लड से जो छोटे साइज के जो पार्टिकल हैं वो एक्चुअल के अंदर क्या होते हैं कि भी इस एंडोथेलियम की लेयर और बेसमेंट मेम्ब्रेन और यहाँ पर इस जो पीडोसाइट की जो लेयर है उस लेयर से होते हुए बाहर की तरफ आ जाती है कैप्सूलर स्पेस के अंदर फिल्ट्रेट के रूप में। ये प्रोसेस ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है। तो पहला तो इसका जो मेन जो है मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए जो कैपिलरी या ग्लोमेरुलस जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, उसके लिए इसकी दीवार जो है स्पेशली डिजाइन है जिसके अंदर ब्लड को अच्छी तरीके से छाना जाता है। दूसरा एक और भी है इसका रीजन कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए यहाँ आप एफरेंट आर्टियोल और ईफरेंट आर्टियोल को देख रहे हैं। एफरेंट आर्टियोल के अंदर हाई प्रेशर से जो ब्लड है वो फिल्टर होने के लिए अंदर की तरफ जाता है और ग्लोमेरुलस में पहुंचता है। यहाँ एफरेंट आर्टियोल का जो डायामीटर देख रहे हो वो एज कंपेयर टू ईफरेंट आर्टियोल से काफ़ी ज़्यादा है। तो इस कारण से जो ब्लड अंदर की तरफ जाता है एफरेंट आर्टियोल के थ्रू ग्लोमेरुलस के अंदर, तो जो इनपुट है ब्लड की वो ज़्यादा है और आउटपुट कम है। इस वजह से यहाँ इस ग्लोमेरुलस के अंदर एक दाब या प्रेशर भी जनरेट हो जाता है जिसके कारण ब्लड जो है वो आसानी से फिल्ट्रेट हो जाता है।
अब हम आगे जो है इसके बारे में और थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारे बात सामने अभी चल के आ रही है कि भी किस तरीके से जो ग्लोमेरुलस है वो ब्लड को फिल्टर करेगा। तो फिल्टर करने के लिए हमें एक इफेक्टिव नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको आप EFP के नाम से भी जानते हैं। इफेक्टिव नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर एक्चुअल में क्या होता है, जो ब्लड अंदर की तरफ जाता है वो कुछ बेसिक जो प्रेशर है उस प्रेशर के आधार पर ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरे करने की प्रक्रिया के अंदर इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर हम यदि बात करें इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है, उस इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सबसे पहले इसके अंदर कुछ जो इससे रिलेटेड जो प्रेशर है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, GBHP के नाम से जानते हैं। इसकी थोड़ी सी हम देखो यहाँ लिखा हुआ है उसके हिसाब से ये जो दाब होता है एक्चुअल में प्रेशर जो है वो टुवर्ड्स द फिल्ट्रेशन यानी कि फिल्ट्रेशन की दिशा में लगेगा ये, और ब्लड कैपिलरी के अंदर होता है ये, और इसका जो वैल्यू होती है वो लगभग 55 टू 70 mm, 55 टू 70 mm, यहाँ 55 टू 70 mm Hg ये दिया गया है। तो यहाँ 55 टू 70 mm Hg जो है वो एक्चुअल के अंदर ये वेरिएबल रेंज इस वजह से लिखी है क्योंकि अभी रिसेंटली इसको 55 माना जाता है, लेकिन पुरानी कई किताबों के अंदर अभी भी इसको 70 mm Hg के लगभग इसको बताया गया है। एक्चुअली में जो एफरेंट आर्टियोल से ब्लड जो है वो इसके अंदर जाता है ब्लड कैपिलरी के अंदर, तो उसमें फिल्ट्रेशन की डायरेक्शन की दिशा के अंदर जो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, जैसे कि ग्लोमेरुलस के अंदर लगने वाला जो प्रेशर है जिसको आप ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, यहाँ ब्लैक कलर के जो एरो मार्क है उस एरो मार्क से इस दाब को बताया गया जो फिल्ट्रेशन की दिशा के अंदर लग रहा है। दूसरा इसके अंदर है ब्लड कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर। जब ब्लड कैपिलरी से ब्लड जो है वो फिल्टर होकर बाहर की तरफ चला जाता है तब उस कारण जो ब्लड के अंदर मौजूद प्रोटीन, ब्लड के अंदर मौजूद प्रोटीन, बड़े साइज की प्रोटीन और ब्लड सेल जो है वो एक ऑस्मेटिक प्रेशर को जनरेट करती है। तो उस प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर। ये अगेंस्ट टू द फिल्ट्रेशन यानी कि फिल्ट्रेशन के ये अगेंस्ट होगा, जैसे कि यहाँ ये ब्लू कलर के रूप में दिखाया गया है इसको एरो मार्क के रूप में, ब्लड कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर जो है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 30 mm Hg होती है। ये फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट लगता है। तीसरा इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, CHP के नाम से जानते हैं। ये भी फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट लगता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 50 टू 20 mm Hg होता है। जैसे कि यहाँ फिल्ट्रेट के रूप में जो या ब्लड का आया हुआ छना भाग है कैप्सुलर स्पेस के अंदर, ये कैप्सूल की दीवार के ऊपर एक प्रेशर जनरेट करता है। तो उस प्रेशर के अगेंस्ट जो है एक प्रेशर फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट जो है कैप्सूल की दीवार लगाती है, जिसे हम कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। इसका मान जो है वो 15 टू 20 mm Hg, पहले की किताबों के अंदर 20 mm Hg लिखा जाता था, लेकिन अभी रिसेंटली इसको 15 mm Hg के नाम से 15 mm Hg के रूप में भी इसको क्या किया जाता है, बताया जाता है। अब प्लस माइनस, जैसे कि यहाँ आप देखेंगे कि भी कुछ दाब ऐसे हैं जो फिल्ट्रेशन की डायरेक्शन की दिशा की तरफ लग रहे हैं और कुछ उस फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट लग रहे हैं। तो यहाँ टोटल प्लस माइनस यदि हम करेंगे इफेक्टिव नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है उसकी कैलकुलेशन के अंदर, जैसे कि GBHP माइनस में BCOP प्लस CHP, यदि हम बात करें GBHP का मान या तो 55 या 70 mm Hg होगा, उसमें से आपको 30 यानी कि BCOP प्लस 15 या फिर 20 mm Hg, तो प्लस माइनस यदि हम करेंगे तो 10 टू 20 mm Hg, यानी कि जो आपका GBHP और दूसरे जो अगेंस्ट लगने वाले जो प्रेशर है उस प्रेशर के अगेंस्ट जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जो है वो 10 टू 20 mm Hg होता है। इस 10 टू 20 mm Hg के डिफरेंस के कारण ही ये सारा का सारा जो ब्लड के फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है उसमें ब्लड जो है वो फिल्ट्रेट के रूप में यहाँ इस जगह इस ग्लोमेरुलस की दीवार से छनकर यहाँ कैप्सुलर स्पेस के अंदर आ जाता है। ठीक है।
अब यदि हम बात करें कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे अपने, फिल्ट्रेट, it is result product of ultrafiltration that contain most of useful and unuseful substance of blood plasma। यानी जो एरो मार्क से अभी मैंने यहाँ पर इस जगह ये दिखाया है, यानी कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस से ब्लड से जो पार्टिकल या जो सब्सटेंस छनकर बाहर आया है, जिसमें यूजफुल और अनयूजफुल दोनों तरह के प्रोडक्ट होते हैं, उस उस फ्लूइड को अपने फिल्ट्रेट के नाम से जानते हैं। दूसरा इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसके अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, इसका भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन बन जाता है। इट इज़ अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनट बाय किडनीज, यानी कि जो फिल्ट्रेट बनाया जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से जो फिल्ट्रेट बनाया जाता है उसकी अमाउंट को पर मिनट के हिसाब से बता रहे हैं यहाँ पर। देखो 125 ml पर मिनट के हिसाब से दोनों किडनी जो है वो अप्रोक्सीमेट हमारे इस फिल्ट्रेट को बनाती है, लेकिन इस फिल्ट्रेट का अधिकांश भाग जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे कि पूरे दिन के अंदर लगभग 180 लीटर जो है फिल्ट्रेट का बनता है, लेकिन उस 180 लीटर में से अप्रोक्सीमेट 170 जो लीटर है उसको फिल्ट्रेट को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। केवल जो आपका 1.5 लीटर से लेकर आपका 2 लीटर तक जो बचा हुआ जो पार्ट है वो यूरिन के रूप में शरीर से बाहर की तरफ निकाल दिया जाएगा। अगला जो स्टेप है वो इसके अंदर हमारे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के अंदर वो है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में हम थोड़ा सा पहले अभी पीछे जो डिस्कशन किया था कि भी जो ब्लड है वो यहाँ पर निकलकर इस कैप्सुलर स्पेस से नेफ्रॉन की अलग अलग भाग के अंदर पहुँचेगा। जैसे कि ये आपका PCT का पार्ट है, लूप ऑफ हेनले का पार्ट है, DCT का पार्ट है। तो इस नेफ्रॉन के अलग अलग भागों के अंदर जो उस फिल्ट्रेट के अंदर यूजफुल प्रोडक्ट है उसका दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। और रीएब्जॉर्प्शन जो नेफ्रॉन के बाहर की तरफ मौजूद पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी है उसके अंदर होता है। यहाँ हम बात करेंगे फिल्ट्रेट के अंदर एक्चुअल में होता क्या है। फिल्ट्रेट में एक्चुअल के अंदर वे माइन्यूट पार्टिकल होते हैं ब्लड के, जिसमें आपके अंदर पानी होगा, जिसमें आपके विटामिन होंगे, जिसमें आपके साल्ट होंगे, जिसमें आपके एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट भी होंगे। तो एक्चुअल के अंदर फिल्ट्रेट के अंदर जो मौजूद प्रोडक्ट है उस मौजूद प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअल के अंदर हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। उनको यूरिन के थ्रू एज सच ऐसा कैसा नहीं निकाला जाता, उसमें से यूजफुल प्रोडक्ट को दोबारा से क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो इस प्रोसेस में हम नेफ्रॉन के अलग अलग भागों से अलग अलग पार्ट से किस प्रकार से फिल्ट्रेट से अलग अलग जो यूजफुल प्रोडक्ट है उसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। यदि हम बात करें कि भी हमारे शरीर के अंदर जो यहाँ नेफ्रॉन के अंदर रीअब्जॉर्ब होने वाले जो सब्सटेंस है उसकी कैटेगरी जो है वो 3 प्रकार की होती है। जैसे कि एक तो होता है हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो नेफ्रॉन से 100% एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल अभी हम जो है यहाँ पर इस नेफ्रॉन के अंदर देखेंगे। यानी कि जो नेफ्रॉन के थ्रू 100% रीअब्जॉर्ब यदि हो जाते हैं तो उन्हें हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहते हैं। जबकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि उनका शरीर की आवश्यकता के अनुसार उनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है, उन्हें कहते हैं हम लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर पानी की रिक्वायरमेंट यदि ज़्यादा है तब तो उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, और इसी तरीके से साल्ट का जो है मतलब यदि शरीर के अंदर कमी है तो उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। अन्यथा ये प्रोडक्ट जो है वो यदि ज़रूरत नहीं है तो उसको यूरिन के थ्रू बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका शरीर के अंदर कोई उपयोग नहीं होता, एक्चुअल में यही हमारे शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, एक्सट्रैक्ट्रा वगैरह, जिनको शरीर के अंदर दोबारा से रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाता, इन्हें आप ए थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहते हैं। हालांकि इनकी एक कैटेगरी जो है उनको कैटेगराइज किया गया है इस तरीके से, कौन कौन से प्रोडक्ट जो है उनका एब्जॉर्प्शन 100% होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट का जो है मतलब ज़्यादा एब्जॉर्प्शन न होकर कम एब्जॉर्प्शन होगा शरीर की आवश्यकता के अनुसार। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका 100% एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो उसके हिसाब से 3 तरह की कैटेगरी के अंदर हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस,
लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, और तीसरी कैटेगरी हमारी ए थ्रेशोल्ड सब्सटेंस की हो गई। अब हम बात करेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन अलग अलग पार्ट के अंदर किस तरीके से होता है। सबसे पहले बात करेंगे प्रोक्सिमल कॉन्जुलेटिव ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कॉन्जुलेटिव ट्यूब्यूल स्पेशली डिजाइन होती है, इसकी दीवार के अंदर मौजूद जो एपिथेलियम है उस एपिथेलियम के अंदर आपको अंदर की सरफेस के ऊपर माइक्रोविलाई मिलेंगे। माइक्रोविलाई इस वजह से मिल रहे हैं क्योंकि पीसीटी जो पार्ट है उस पीसीटी पार्ट के अंदर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का 70 to 80% जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। जैसे कि यहाँ देखेंगे जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट में ग्लूकोज का 100% पीसीटी के अंदर हो जाता है, एमिनो एसिड का जो है 100%, यूरिया का अप्रोक्सीमेट 50%। यहाँ एक हमारे दिमाग में ये भी बात आती है कि यूरिया तो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन एक निश्चित अमाउंट के अंदर कंसंट्रेशन जो है वो हमारे शरीर के अंदर यूरिया की भी होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारे साल्ट की बात करेंगे तो सोडियम 70%, पोटेशियम 70%, फॉस्फेट 70% और कैल्शियम 70% और मैग्नीशियम 30% और H2O 70%, उसका रीअब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे पीसीटी के अंदर हो जाता है। तो पीसीटी जो पार्ट है वो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण, नेफ्रॉन का जो है वो महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें लगभग 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस से हो जाती है। अब हम बात करेंगे लूप ऑफ हेनले का। ये हमारा डिसेंडिंग आर्म, डिसेंडिंग आर्म जो है वो एक्चुअल के अंदर वाटर के रिगार्डिंग परमिएबल होता है, तो इसमें केवल H2O का रीअब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि यहाँ से केवल जो है H2O का रीअब्जॉर्प्शन होगा, बाकी और किसी भी जो साल्ट है उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। यदि हम आगे चलें इसके अंदर, जो हमारा असेंडिंग आर्म जो है उस असेंडिंग आर्म के अंदर देखो कि भी असेंडिंग आर्म और ये आपकी जो डीसीटी जो पार्ट है ये वाटर इम्परमिएबल होती है, ये और साल्ट के प्रति ये परमिएबल होती है। तो इसमें देखो असेंडिंग जो लिम्ब है उसमें से देखो साल्ट के रूप में सोडियम 25%, पोटेशियम 20%, कैल्शियम 25% और मैग्नीशियम 60% जो है अप्रोक्सीमेट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जबकि यदि हम बात करें ये जो सारा का सारा जो पार्ट है वो डीसीटी का, डीसीटी के अंदर आपके सोडियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, यूरिया और जो पानी है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, इस जगह पर पानी का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। एक हार्मोन होता है एडीएच हार्मोन या वेसोप्रोसिन, जब शरीर के अंदर पानी की कमी होती है तो डीसीटी पार्ट की परमेबिलिटी को चेंज कर दिया जाता है, यानी कि वहाँ से पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा विद द हेल्प ऑफ हार्मोन एडीएच या वेसोप्रोसिन। कलेक्टिंग टिब्यूल जो है उसकी बारे में बात करेंगे तो कलेक्टिंग टिब्यूल के अंदर साल्ट जो है वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर, और फिर उसके अंदर पानी और यूरिया वेरिएबल मीन्स शरीर के अंदर आवश्यकता के अनुसार जो है उसको क्या कर दिया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। यानी कि ये कलेक्टिंग टिब्यूल जो है वो एक्चुअल के अंदर हमारे जो पानी है उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो बेसिकली जो है वो इस भाग के अंदर करती है। जबकि यहाँ जो इसके अंदर जा रहा जो यूरिन है उस यूरिन के अंदर अब अधिकांश भाग जो है वो पानी होता है। पानी के अलावा जो एक्सेस साल्ट है, साल्ट के अलावा जो यूरिया, यूरिक एसिड और एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इसके अंदर मौजूद रहते हैं। यहाँ आगे का जो लास्ट जो यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप है वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन की प्रोसेस में यहाँ एक बार दोबारा से हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के साथ ही यहाँ पर एफरेंट आर्टियोल, इफरेंट आर्टियोल, यहाँ ये जो इसके साथ में पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी है उसके अंदर देख रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद में उसमें से जो यूजफुल प्रोडक्ट है उसको रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है। लेकिन सिक्रीशन जो पार्ट है वो एक्चुअल के अंदर नेफ्रॉन के अंदर डायरेक्ट जो है कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, उनको थ्रू ब्लड सीधा डायरेक्ट यूरिन के अंदर डाल दिया जाता है या नेफ्रॉन के अंदर डाल दिया जाता है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन प्रोसेस के अंदर एक्चुअल के अंदर जो नेफ्रॉन के बाहर की तरफ मौजूद पेरी ट्यूबुलर जो कैपिलरी है उसके अंदर मौजूद ब्लड से डायरेक्ट जो है वेस्ट प्रोडक्ट को नेफ्रॉन के अंदर डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को ट्यूबुलर सिक्रीशन के नाम से जानते हैं। तो इस सिक्रीशन की प्रोसेस के अंदर एक्टिव और पैसिव दो तरीके के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड ऑन द पीएच के ऊपर डिपेंड करते हैं।
क्या क्या सिक्रीट होते हैं? सिक्रीट के अंदर देखो बेसिकली जो ब्लड के अंदर यदि पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन यदि ज़्यादा होता है उसको तो डायरेक्ट जो है यूरिन के अंदर डाल दिया जाता है। अमोनिया यदि ज़्यादा शरीर के अंदर है तो उसको डायरेक्ट जो है वो ब्लड के थ्रू सीधा यूरिन के अंदर या ट्यूब्स के अंदर डाल दिया जाता है नेफ्रॉन के अंदर। एच आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, कुछ ड्रग्स वगैरह, कुछ जीनोबायोटिक्स सब्सटेंस जो है उनको डायरेक्ट, यानी कि ये हमारे ऐसे हानिकारक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको शरीर के अंदर होल्ड करना बहुत ही नुकसानदायक होता है, तो उनको तुरंत जो है शरीर के ब्लड से जो है वो क्या कर दिया जाता है, नेफ्रॉन के अंदर डाल दिया जाता है। एक लंबे प्रोसीजर जो यूरिन है उसके बनने की प्रक्रिया के बजाय। यहाँ आपने देख रहे हैं एक डायग्राम, और इस डायग्राम में देखें कि भी ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है वो अलग अलग पार्ट के अंदर होता है, एक फिक्स जगह नहीं होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है इसमें आप एच आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन, और इसके अलावा पोटेशियम आयन, अमोनिया और यूरिया इसको डायरेक्ट डाल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ इस पार्ट के अंदर देखो इस भाग के अंदर भी जो है कुछ सब्सटेंस जो है वो इसके अंदर डाले जा रहे हैं, तो ये ट्यूबुलर सिक्रीशन का हिस्सा है। तो ये मतलब इतना स्पेसिफाई हम उसको एग्जैक्ट लोकेशन के अंदर बता नहीं सकते कहाँ किस जगह जो है मतलब ये प्रोसेस हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ लास्ट जो स्टेप है वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। यूरिन बनने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंदर यूरिन को कंसंट्रेट होना भी ज़रूरी होता है। कंसंट्रेट होने का मतलब यहाँ पर ये है कि भी यूरिन के अंदर जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट के अंदर अधिकांश पानी की मात्रा होती है। उस पानी को एज सच यदि शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो वो हमारे लिए, शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक बात है। तो उसी प्रोसेस के अंतर्गत यानी कि यूरिन बनने की प्रोसेस के अंदर यूरिन को कैसे कंसंट्रेट किया जाता है, यानी कि उसमें से पानी को रीअब्जॉर्ब कैसे किया जाता है, तो उसी को यहाँ यह डिस्कशन करेंगे। यानी कि यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए यहाँ नेफ्रॉन का डायग्राम दिख रहा है, उस नेफ्रॉन के डायग्राम के साथ साथ यहाँ जो नेफ्रॉन के पार्ट है, कोर्टेक्स, आउटर मेडुला और इनर मेडुला, ये अलग अलग पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इस नेफ्रॉन के अंदर आपको कुछ डिजिट दिखाई दे रही है, 300, 400, 600, 900 और 1200। ये एक्चुअल के अंदर यहाँ जो नेफ्रॉन के अंदर मौजूद जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बताया गया है, यानी कि यूरिन की कंसंट्रेशन या फिर उस फ्लूइड की कंसंट्रेशन, जिसकी वैल्यू है मिली ओस्मोल लीटर पर लीटर या फिर लीटर इनवर्स के हिसाब से इसकी यूनिट होती है। लेकिन यहाँ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड न हो इस वजह से इसको सीधा डिजिट के रूप में दिखाया गया है, तो उसी को यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं किस तरीके से। देखें यहाँ सबसे पहले ये जो डिजिट है वो एक्चुअल के अंदर 300, 400, 600, 900 और 1200, यानी कि हम कोर्टेक्स से जब मेडुला की तरफ आ रहे हैं तब उस कंडीशन के अंदर कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर दोबारा से यदि हम ऊपर की तरफ जाएं 700, 400, 200, 100 और फिर दोबारा से नीचे की तरफ जाएं, तो एक तरीके से देखें यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ना, इट मीन्स जो फ्लूइड है वो एक्चुअल में हाइपोटोनिक से, यहाँ जो फ्लूइड है वो अभी उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो ये यहाँ इस जगह पर हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर, और जब जैसे जैसे ये मेडुला की तरफ जा रहा है तब उस कंडीशन के अंदर ये हमारा जो है वो क्या हो रहा है, हाइपरटोनिक हो रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि भी हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, फिर हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक, फिर दोबारा से जो है यहाँ पर हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक जो है वो यूरिन हो रहा है। कंसंट्रेशन जो है वो ग्रेजुअली घट रही है और बढ़ रही है। यही जो है मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंसंट्रेशन का घटना और बढ़ना। उसी के आधार पर जो है जो हमारा यूरिन है वो कंसंट्रेट होता है। एक्चुअल में इस प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल हमारा जो नेफ्रॉन के बाहर की तरफ मौजूद जो कोर्टेक्स और मेडुला है, उस कोर्टेक्स और मेडुला के अंदर मौजूद जो फ्लूइड है, एक बाहर की तरफ एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे आप ECF के नाम से जानते हैं। उस ECF की कंसंट्रेशन भी जो है वो आपके कोर्टेक्स से मेडुला की तरफ जो है वो उसी तरीके से क्या होती रहती है, बाहर कोर्टेक्स की तरफ तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के रूप में ECF होगा, और जबकि यहाँ मेडुला की तरफ जो है वो अंदर की तरफ जो है उस ECF की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती है, वो हाइपरटोनिक कंडीशन के अंदर होती है। तो यहाँ ये मतलब प्रोसेस हो इस वजह से रही है क्योंकि बाहर की तरफ ECF जो है उस ECF के अंदर
अंदर भी कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इस तरीके से चेंज हो रही है। अब इसका फ़ायदा कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पर यदि हम बात करेंगे किस तरीके से जो यहाँ फ़िल्ट्रेट जो है, उस फ़िल्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो 300 मिलीओस्मोल पर लीटर के हिसाब से होती है। लेकिन जैसे जैसे पीसीटी से ये लूप ऑफ हेनले की तरफ बढ़ता जा रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए यहाँ पर इसमें से जो फ़िल्ट्रेट है, उस फ़िल्ट्रेट में से पानी का रीअब्ज़ॉर्प्शन हो रहा है। तो ये यहाँ अलग अलग जो पार्ट है, उस पार्ट में से आप देख रहे हो कि भी पानी का रीअब्ज़ॉर्प्शन हो रहा है। तो पानी का रीअब्ज़ॉर्प्शन जब हो रहा है तो फाइनली जो है वो फ़िल्ट्रेट है वो कंसंट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ लूप ऑफ हेनले के लास्ट एंड तक आते आते इसकी कंसंट्रेशन जो है वो आपकी 1200 हो जाएगी, यानी कि हाइपोटोनिक से ये फ्लूइड जो है वो हाइपरटोनिक हो चुका है। अब दोबारा से जब ये असेंडिंग आर्म की तरफ जाएगा और डीसीटी पार्ट के अंदर जाएगा, तो असेंडिंग आर्म से डीसीटी की तरफ जैसे जैसे ये बढ़ रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो घट रही है, यानी कि हाइपर से हाइपोटोनिक हो रहा है। तो यहाँ अब ये हाइपर से हाइपोटोनिक इस वजह से होगा क्योंकि यहाँ इस फ़िल्ट्रेट से अब पानी का रीअब्ज़ॉर्प्शन नहीं होकर इसमें से साल्ट का रीअब्ज़ॉर्प्शन हो रहा है। साल्ट का रीअब्ज़ॉर्प्शन होने के कारण जो मतलब इसमें सॉल्यूट है वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं और सॉल्वेंट जो है उसकी, यानी कि पानी की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण ये डाइल्यूट हो गए। तो इस तरीके से यहाँ इस पार्ट से केवल साल्ट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इस कारण से जो है इसकी कंसंट्रेशन घट रही है। अब रही बात इसके अंदर की भी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर आते आते जो फिल्ट्रेट है जिसमें अभी साल्ट जो है वो एक्सेस साल्ट है, पानी है और वेस्ट प्रोडक्ट है, वही इसके अंदर मौजूद है। तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो एक्चुअल के अंदर यहाँ पर अब 100 ml 100 मिलीओस्मोल पर लीटर के हिसाब से है। तो अभी भी इसके अंदर पानी काफ़ी मात्रा के अंदर, तो इस पानी को जो है मतलब अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। तो यहाँ पर यूरिन जो है, उस यूरिन में से अधिकांश पानी जो है वो वापस क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और इसकी यहाँ तक आते आते जो कंसंट्रेशन है वो लगभग 1200 मिलीओस्मोल पर लीटर के हिसाब से रह जाएगी। तो इस तरीके से पानी का जो है अलग अलग जगह से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और रीअब्जॉर्प्शन होने की प्रक्रिया से जो है पानी जो है वो यूरिन से अधिकांश मात्रा के अंदर दोबारा से हो जाएगा और यूरिन कंसंट्रेट कंडीशन के अंदर आ जाता है। एक और चीज़ देखेंगे कि भी नेफ्रॉन के पैरेलल जो है ब्लड कैपिलरी भी चलती है। तो ब्लड कैपिलरी जो हमारे नेफ्रॉन के अंदर चलती है, उस नेफ्रॉन की ब्लड कैपिलरी के अंदर मौजूद ब्लड है उसकी कंसंट्रेशन भी हमारे कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जो है वो बढ़ती रहती है। उसमें मेन जो ब्लड कैपिलरी है वासा रेक्टा, तो वासा रेक्टा के ब्लड की कंसंट्रेशन भी जो है हमारे जो नेफ्रॉन है उसकी मेडुला की तरफ जाते जाते वो भी ब्लड की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है। तो उसका कंट्रोल यानी कि उसका जो है मतलब मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उसके लिए देखो यहाँ कंसंट्रेशन जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, 1200 मिलीओस्मोल पर लीटर के हिसाब से आ गई इसके अंदर। लेकिन ब्लड जब ऊपर की तरफ वापस जा रहा है तो 300 मिलीओस्मोल पर लीटर के हिसाब से, यानी कि ये जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड जा रहा है उसकी कंसंट्रेशन है और ये जो इस वासा रेक्टर के अंदर आया ब्लड की कंसंट्रेशन है। तो उसको मैनेज करने के लिए देखिए कि भी हमारे कैपिलरी की जो वासा रेक्टा है, उस वासा रेक्टा के अंदर काउंटर करंट मैकेनिज्म पाया जाता है, यानी कि यहाँ कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए जो NaCl का एब्जॉर्प्शन यहाँ बाहर से ECF से होगा, जो नेफ्रॉन से भी पहुँच रहा है और साथ में ECF से भी पहुँच रहा है, तो ब्लड की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ये शरीर की तरफ ब्लड जा रहा है तो ये इस NaCl को शरीर से क्या कर देगा, बाहर की तरफ निकाल देगा। तो शरीर की तरफ जब बाहर की तरफ निकालेगा तो उस ब्लड की कंसंट्रेशन जो है वो लगभग 300 मिलीओस्मोल पर के हिसाब से उसकी जो है कंसंट्रेशन रह जाएगी। इसको कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ, कभी एक हिस्से से NaCl का एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है तो दूसरे हिस्से से NaCl का जो है मतलब निष्कासन भी हो रहा है। तो इस तरीके से ये काउंटर करंट मैकेनिज्म हो रहा है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे इसके अंदर कि भी हमारे यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस को कैसे जो है रेगुलेट किया जाता है। तो यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने के अंदर सबसे पहले हमारा एक जो सिस्टम होता है जिसे हम RAAS के नाम से जानते हैं, रेनिन
एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के नाम से जानेंगे। एक्चुअली में ये हमारे कब एक्टिवेट होता है, जब हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो यूरिन बनने की प्रोसेस है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ब्लड प्रेशर जैसे ही कम होगा तो किडनी के अंदर एक हार्मोन का निर्माण किया जाता है, रेनिनिन। रेनिनिन जो है वो हार्मोन हमारे इस ब्लड प्रेशर जो डिक्रीज हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोसेस करेगा। उस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले देखेंगे, जैसे ही रेनिनिन रिलीज होगा ये ब्लड के थ्रू लीवर के अंदर पहुंचेगा। लीवर के अंदर एक इनएक्टिव प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन रेनिनिन की प्रेजेंस से एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो हमारे ब्लड के थ्रू लंग्स में पहुंचती है। लंग्स के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE। ACE जो है वो एक्चुअल के अंदर एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही एंजियोटेंसिन सेकंड जब हमारे शरीर के अंदर बनता है तो उस एंजियोटेंसिन सेकंड का ब्लड के थ्रू शरीर के अंदर पहुंचने पर अलग अलग इफेक्ट होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पर कि भी इसका शरीर के अंदर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, उस एंजियोटेंसिन सेकंड का शरीर के ऊपर प्रभाव। सबसे पहले देखो कि भी हमारे जो आर्टरीज है उस आर्टरी के डायामीटर के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारे आर्टरी का डायामीटर जब वो कम हो जाता है, वो संकुचित हो जाती है आर्टरीज, जिसके कारण ब्लड प्रेशर जो वो हमारा प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। दूसरा क्या है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी। सिंपैथेटिक का मतलब क्या है, हमारे शरीर की जो स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तीसरा, इसके बाद जो अगला इफेक्ट इसका पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब के ऊपर इसका इफेक्ट ये होता है कि भी ये एडीएच हार्मोन सिक्रीशन की स्टिमुलेशन देता है। एडीएच हार्मोन का जैसे हमने देखा था कि भाई कोलेक्टिंग टिब्यूल और हमारे डीसीटी के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसकी परमेबिलिटी को चेंज करने पर जो यूरिन के अंदर एक्सेस में पानी जा रहा है उस पानी को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। पानी का जो रीएब्जॉर्प्शन जब होता है तो एज ए रिजल्ट हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरा, इसका इफेक्ट एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो है इस एंजियोटेंसिन सेकंड के इफेक्ट से एक हार्मोन का सिक्रीशन करती है, एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन जब होता है तो हमारे शरीर के किडनी की नेफ्रॉन के ऊपर उसका इफेक्ट ये होता है कि नेफ्रॉन से जो सोडियम और क्लोराइड का जो अपटेक है यानी कि उसका रीअब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है, और पोटेशियम का एक्सक्रीशन जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। एज ए रिजल्ट हमारे शरीर के अंदर जो सोडियम और क्लोराइड आयन का रीअब्जॉर्प्शन जब बढ़ेगा तो उसके फलस्वरूप हमारे शरीर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और कंसंट्रेशन बढ़ने से जो हमारे शरीर के जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद नेफ्रॉन से जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट से पानी का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एज ए रिजल्ट हमारे शरीर के अंदर ये सारी एक्टिविटी ब्लड प्रेशर को जो है वो क्या कर देगी, बढ़ा देगी, और ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ किडनी के अंदर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, रेगुलर हो जाती है। लेकिन ये सिस्टम जो वो एक लिमिटेड स्टेज तक ही चलता है। हमारी जो ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ाने के लिए हमारे शरीर में एक्चुअल में ब्लड प्रेशर डिक्रीज इस वजह से हुआ है कि हमारे शरीर के अंदर जो पानी है उसकी यदि कमी हो रही है तब ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है ऑस्मो रेगुलेशन के हिसाब से। तो पानी की पूर्ति जो है वो एक तरीके से टेम्परेरी की गई है। दूसरा तरीका हमारे रेगुलेशन का वो है एडीएच हार्मोन या वेसोप्रोसिन का। देखो इसका जो है इफेक्ट कब होता है, हाइपोथैलेमस के ऊपर इफेक्ट जो है, हाइपोथैलेमस जो है वो इस हार्मोन को प्रोड्यूस करता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से इसको रिलीज किया जाता है। लेकिन ये हाइपोथैलेमस कब प्रोड्यूस करेगा, जब शरीर के अंदर एंजियोटेंसिन सेकंड अभी हमने देखा उसके इफेक्ट से, इसके अलावा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से, और इसके अलावा हाइपर ऑस्मोलरिटी यानी कि हमारे शरीर की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है, पानी की शरीर के अंदर कमी हो जाए, तब उस कंडीशन के अंदर इस एडीएच का सिक्रीशन होता है रीअब्जॉर्प्शन के लिए पानी का। और जो हमारे जो हार्ट के अंदर मौजूद एट्रियल रिसेप्टर जो है
उनके एक्टिवेट होने के कारण जो है हाइपोथैलेमस जो है उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच हार्मोन का जो है वो सिक्रीशन होता है। एडीएच हार्मोन का दूसरा नाम वैसोप्रोसिन भी होता है। ये एडीएच हार्मोन जो है या वैसोप्रोसिन जो है वो शरीर के अंदर पहुंचकर इसका सबसे पहले इफेक्ट तो ब्लड वेसल के ऊपर होता है। तो ब्लड वेसल को ये कंस्ट्रिक्ट करेगा। कंस्ट्रिक्ट करने सिकुड़ने से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ ही हमारी जो किडनी है उस किडनी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है इसका इफेक्ट होता है। किडनी की जो हमारी डीसीटी नेफ्रॉन की जो डीसीटी और कलेक्टिंग टिब्यूल है, उस कलेक्टिंग टिब्यूल और डीसीटी के ऊपर जो एडीएच हार्मोन जो है वो उसकी परमेबिलिटी, वाटर परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। एज ए रिजल्ट जो ब्लड का वॉल्यूम है बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एक तीसरा फैक्टर और होता है एट्रियल न्यूरेटिक फैक्टर, एएनएफ के नाम से जानते हैं। ये हमारे आरएएएस सिस्टम के अगेंस्ट होता है, यानी कि उसके उल्टा काम करेगा ये। और इसको जो है एट्रियम, जो हार्ट की जो एट्रियम है उसकी दीवार से रिलीज किया जाता है। ये हमारे जैसे कि आरएए सिस्टम जो है वो हमारे आरएएएस सिस्टम जो है हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। तो ये एएनएफ जो फैक्टर है वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करता है। एएनएफ जो है वो हमारी ब्लड वेसल के साइज को बढ़ाता है जिसके कारण ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। साथ में ये हमारे सोडियम के एब्जॉर्प्शन को जो है मतलब घटाता है। साथ में एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को भी क्या करता है, ये घटाता है। तो इस तरीके से इन हार्मोन या इस सिस्टम से हमारे जो किडनी है उसके सिस्टम को रेगुलेट किया जाता है। लास्ट हम जो है यहाँ डिस्कशन करेंगे कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन जो है उसके कंपोजिशन के अंदर 95% जो है वो पानी होता है। पानी के साथ साथ उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और अमोनियम आयन होते हैं। जबकि एनाइन के रूप में कैल्शियम, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन और हाइपोफॉस्फेट जो आयन है वो मौजूद होते हैं। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यूरिया जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, बेसिक जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एलिमिनेट करने का काम किया जाता है। जबकि यूरिको बिलिनोजन ये कलर पिगमेंट होते हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, एमिनो एसिड और मेटाबोलाइट्स ऑफ हार्मोन से जो प्रोडक्ट हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म से बनते हैं या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो यूरिन के थ्रू क्या किया जाता है, निकाला जाता है। यहाँ हमने जो है एक्सक्रीशन के जो लगभग पॉइंट है वो डिस्कशन किए हैं। हालांकि कुछ बिंदु जो है अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग तरीके से उनको डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने इन बिंदुओं को यहाँ पर शामिल करने का प्रयास किया है। कुछ सुझाव यदि है तो उसके लिए आप सुझाव दे सकते हैं, उसके लिए सादर आमंत्रित है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इसको जो है अपने साथियों को बताइए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।